जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 29 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, और जो आपका पेपर है बहुत हाई चांस है कि आपके क्या प्रश्न बैंक से पूरे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं फिजिक्स के, इसलिए मैं आपको क्या है कंप्लीट प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बताने के लिए कहा है। ओके, तो पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट आपके टोटल आने कितने हैं, तो टोटल दोस्तों आपके 5 अध्याय आने हैं। 5 अध्याय आने हैं, तो पांचों अध्याय के अगर आपके वस्तुनिष्ठ है, पांचों अध्याय के क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो होने वाले पेपर में 70 में 70 आपके नंबर आएंगे। ओके, अब सॉल्यूशन की दिक्कत है तो चिंता नहीं करनी है, मैं आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करा दूंगा। ओके, और फास्ट ही आपको क्या है तैयार करना है, तो कम समय है बिल्कुल। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल जो मैं बताते जाऊं उसको सुनते जाइएगा और आपको क्या तैयार करते जाना है। क्वेश्चन में आपको बताते जाऊंगा, सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, बस केवल आपको ध्यान से देखना है। ओके, बहुत चीजें आपको देखते ही देखते आपको तैयार हो जाएंगी, जो याद नहीं होगी उसको आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, पार्ट ये आपका 2 है, पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 मैंने दोस्तों आपके अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ दोस्तों आपके क्या कंप्लीट करा दिए थे, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे। ओके, अब दोस्तों अध्याय 3, 4, 5 ये हमारे 3 अध्याय रह जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। तो अध्याय 3 हमारा समतल में गति, बस बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है निम्नलिखित में से सदस्य राशियों का समूह है, सदस्य राशि कौन सी है, तो जैसे त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, ये तीनों के आपकी सदस्य राशि हैं। फिर नेक्स्ट है यदि किन्हीं दो राशियों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा। घड़ी की सेकेंड सुई का कोणीय वेग कितना होगा, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का π/30 रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है तो कितना होता है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का गुत्तीय त्वरण के तुल्य। नेक्स्ट किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है तो प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा, अगर अधिकतम ऊंचाई 4 गुनी है तो प्रक्षेपण का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा महत्तम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई भी लिखा आ सकता है पेपर। ओके, तो प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड डेढ़ दिशा में फेंके जाते तो ऊंचे ऊपर की ओर फेंके जाते, यानी ऊर्ध्वाधर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ऊपर की ओर के लिए हम लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। वृत्तीय मोड़ पर सड़क डेढ़ की ओर ऊंचाई होती है, तो जब भी आप क्या मुड़ते होंगे, थोड़ा सा मुड़ते होंगे तो आपने देखा होगा बाहरी होता है, बाहरी हिस्सा वो क्या थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, तो बाहर की ओर। ओके, बाहर की ओर क्या ऊंची बनाई जाती है सड़क। नेक्स्ट है प्रक्षेपण कोण ए और 90 डिग्री माइनस ए है कि प्रक्षेप के लिए समान रहता है, तो क्या होता है परास समान रहता है। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक होता है तो जो रेडियन प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति में डेढ़ वेग नियत रहता है, तो क्या कौन सा वेग आपका नियत रहता है, तो ये आपका क्षैतिज जो वेग होता है वो आपका नियत रहता है, क्षैतिज वेग। नेक्स्ट है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए तो 45 डिग्री, ऊपर भी अभी हमने देखा। ओके, नेक्स्ट है एक सदस्य राशि वह राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में डेढ़ की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है तो त्वरण, इसका राइट आंसर त्वरण। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा से सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। सत्य सब देख लेते हैं। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और त्वरण लंबवत होते हैं, ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रक्षेप गति में प्रक्षेप का त्वरण उसके वेग के सदैव लंबवत होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सदिश का योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पालन करता है। तो किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, ये भी अदिश है, ये भी आपका क्या असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सदैव आपका अदिश नहीं होता, कभी सदिश भी होता है। ओके, उन 3 सदिशों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य सदिश नहीं होता है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। ओके, तो सत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं जो हमारे मतलब अध्याय 3 के क्या कंप्लीट वस्तुनिष्ठ हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अध्याय 4 गति के नियम, इसके देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ। बहुविकल्पी है। पहला है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तो जो आपका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का सत्य है, यानी उस पर परिणामी बल भी शून्य होगा और उसमें कोई त्वरण नहीं है। ओके, ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर होती है बल के बराबर होती है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है, तो किसी वस्तु के जो जड़त्व का कारण होता है वो आपका क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर का केवल द्रव्यमान। जैसे रॉकेट नोदन आधारित होता है तो संवेग संरचना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई चांस
हाई चांसेस के आने के पढ़ के रखना है। रॉकेट निरोधन हमेशा संवेग संरक्षण के जो सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें क्या है, सब क्वेश्चन पढ़ना है, कम समय हमारे पास, तो आप जल्दी ही देखकर तैयार करते जाइएगा। ओके, लिफ्ट से के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को क्या भारहीन अनुभव करता है। ओके, और यहाँ पर आपने झूला झूले होंगे, बहुत बड़ा वाला जो मेले में झूला होता है, जब आप नीचे की ओर गिरते हैं तो सबसे ज्यादा डर लगता है और अपने आप को एकदम हल्का महसूस करते हैं। ओके, लगता है कि हमारे में कोई वजन है ही नहीं, हम पत्ते से हैं। ओके, फिर देखिए स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। किसी वस्तु का डेडेस उसके जड़त्व की माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। प्रकृति में बल सदैव डेडेस में होता है, तो क्या युग्मों में होता है, युग्म यानी जोड़ों में। ओके, युग्म मतलब तो जोड़ों में, तो युग्म में होता है। ऐसे यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका डेडेस नियत रहता है, तो उसका जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। फिर नेक्स्ट है, दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो भारी वस्तु, तो हमारी जो भारी वस्तु है, वस्तु संवेग हल्की वस्तु के संवेग से डेडेस होता है, तो होता है अधिक होता है। इसका आंसर है आपका अधिक होता है। ओके, न्यूटन की गति के डेडेस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम उसे क्या है, जड़त्व का नियम कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, एक शब्द एक बार में उत्तर देख लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित होता है, तो कि जो जड़त्व होता है वो समानुपाती होता है आपका द्रव्यमान के, तो आपको लिखना चाहिए जड़त्व समानुपाती आपके द्रव्यमान के, तो ये आपका संबंध होता है। ओके, नेक्स्ट है, पानी में पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होना होगा, तो आपका 0 होगा। ओके, क्योंकि जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये आपका तालाब हो जाता है, नदी हो जाती है, कोई नाव है, आपकी नाव है, तो नीचे से कौन सा है आपका उत्प्लावन बल लगता है और ऊपर से क्या है आपका नाव का बल लग रहा है, तो दोनों क्या नेट बल क्या है आपका 0 आएगा। ओके, और वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, तो उस पर क्रियाशील नेट बल का परिणाम बदशा कितना होगा, तो ये भी आपका क्या है 0 आपका हो जाएगा। ओके, इसका जो नेट बल होगा ये भी आपका 0 रहने वाला है। क्लियर है। लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी पर कूद सकें। इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें संवेग का भी नियम लगता है और जड़त्व का भी आप कह सकते हो, तो यहाँ संवेग का नियम लगता है, संवेग का नियम और जड़त्व का भी नियम यहाँ लागू होता है। ओके, नेक्स्ट, एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसे के वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर नहीं होती। ओके, कोई बल की आवश्यकता नहीं है हमें। तो समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, तो घर्षण बल क्या है प्रदान करता है, तो घर्षण बल। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो हम क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो जैसे जितने बताते जाऊँ उतना तो आपको तैयार करते जाना है। ओके, नेक्स्ट बार में कवर कर लेंगे। बाकी पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। ओके, प्लेलिस्ट पर जाकर आपको देखते रहना है, बाकी बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा। मैं बहुत फास्ट आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं और तैयार पूरा आपको करते जाना है। ओके, मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं आपको क्या है पूरा अच्छे से समझा दूं, बता दूं, ताकि आप 70 में 70 स्कोर कर सके। अपने से भी आपको क्या है बिना रुके मेहनत करना है। फिर नेक्स्ट अध्याय 5 कार ऊर्जा तथा शक्ति, इसकी भी हम वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बहुविकल्प नियम। किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है जब, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जब दोस्तों हमारा जो हमारा बल लगाया जाए और विस्थापन बल की लंबत हो, सी नंबर का होगा। कार का ऐसा ही मात्रक होता है, तो कार का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो कसा हुआ स्प्रिंग हमारा स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है यदि क्या है विस्थापन बल के दिशा के विपरीत हो। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हमारा 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए तो बल की दिशा 2 मीटर चले, तो कार होगा। तो कार बराबर क्या होता है, बल गुणे आपका क्या होता है उसकी दिशा में। ओके, तो बल की लगाई में दिशा में तो हो जाएगा 50 दूनी आपका 100, तो 100 जूल आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी तथा द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी। कंप्लीट हो जाता है। देखिए स्थान हमारा क्वेश्चन है, कार्य तभी होता है जब कोई बल अपने ही दिशा में उत्पन्न करे, तो अपनी ही दिशा में क्या उत्पन्न करे, विस्थापन। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल के डेडेस पर निर्भर करती है, उसके वर्ग पर निर्भर करती है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके डेडेस में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा डेडेस पर निर्भर करती है, उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। संघटन के दौरान डेडेस सदैव संरक्षित रहता है, तो जो हमारा संवेग होता है, संवेग कुल ऊर्जा भी कह सकते हैं, वो हमेशा का सदैव संरक्षित रहता है। क्लियर है।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर रह जाता है, उसे देख लेते हैं। पहला है मैं कार के धनात्मक होने की शर्त लिखिए। तो कार के धनात्मक होने की शर्त क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बल और विस्थापन अगर समान दिशा में लग रहा है तो धनात्मक होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए रिपीट होगा, रिपीट ना होगा, यहाँ पर ऋणात्मक देना होगा उन्हें, लेकिन रिपीट हो गया। तो अगर पूछा जाए कार के धनात्मक होने की शर्त, तो आपको बताना कि बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो आपका जो कार होगा धनात्मक होगा। और कार ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन समान दिशा में ना हो, या समान दिशा में ना हो तो आपका ऋणात्मक, और समान दिशा में हो तो धनात्मक। क्लियर है। कार का एसआई मात्रक तो जूल होता है। विमीय सूत्र कितना होता है, एसआई मात्रक आपका जूल है, और विमीय सूत्र आपका कितना क्या रहने वाला है, तो विमीय सूत्र हो जाएगा ml² T⁻²। ओके, ऐसे द्रव्यमान m किसी वस्तु की ऊंचाई h तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। ऐसे किसी खींची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के लिए आपको सूत्र बताना है, तो हो जाएगा 1/2 kx²। ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किस स्थिति में ऋणात्मक कार्य किया जाता है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, जब वस्तु क्या बल की गुरुत्वाकर्षण बल की क्या है विपरीत दिशा में हो। ओके, जब वस्तु क्या है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में अगर गति कर रही है तो फिर वो आपका कार्य होगा वो क्या ऋणात्मक कार्य में आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 के जो वस्तुनिष्ठ वो भी कंप्लीट करा दिए। तो पहले पार्ट में अध्याय 1 और अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ देख लिए। तो इस प्रकार से हमने 2 पार्ट में आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए हैं। 2 पार्ट और आएंगे आपके, जिसमें हम क्या है पूरे क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगा। तो यदि आप क्या है कंप्लीट पूरा प्रश्न बैंक आप सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, 70 में 70 आप स्कोर कर लेंगे। ओके, ये बात आपको मानकर चलनी है, और पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि इसी से पूरा आपका पेपर रहने वाला है। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।